भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड। भूगोल भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू, मध्य उपखंड, अद्वितीयक, वन आदि का ज्ञान होता है। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो यानी पृथ्वी तथा ग्राफी यानी अर्थात नापने से बना है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी को नापना अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन। एक विषय के रूप में भूगोल का शब्द अर्थ होता है गोल पृथ्वी। भूगोल पृथ्वी की झलक का स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। कर्लियस टॉलमी भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्वास का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति तथा फल तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना। स्टुअर्ट भूगोल एक प्राचीनतम विज्ञान है और इसकी नींव प्रारंभिक यूनानी विद्वानों के कार्यों में दिखाई पड़ती है। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनेस ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। 17वीं सदी का प्रारंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना। कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन और थॉमस कुक इस काल के प्रमुख अन्वेषणकर्ता थे। कोपरनिकस, कांट, हार्मोंट और रिटर्न इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। इन विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान दिया और नवीन स्थलों की खोज की जिसके फलस्वरूप भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। पीटर हेमस्टेड ने उल्लेख बहुधा आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में किया जाता है। हॉटसन इसे अमेरिका और यूरोपीय भूगोलवेत्ता ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। हॉटसन ने भूगोल को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है जिसने भूगोल से संबंधित जैसे पिरामिड्स पुस्तक लिखा। पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने विश्व को ग्लोबा कहा। ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में अवधारणाएं समय के साथ बदलती रही। भूकेंद्रीय सिद्धांत इस सिद्धांत का प्रतिपादन भूगोल शास्त्री कोर्नेलियस टॉलमी ने 140 ईसा में किया। जिसके अनुसार पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया जिसके अनुसार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत धूल परिकल्पना ओटो अरिस्टाइड्स निहारिका परिकल्पना लैप्लास साम्यवादी सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हर्मन बडी दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सडेज स्पिन सिद्धांत एलन गुथ बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लैटिमर बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने ही बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। जॉर्ज लेमेटियर के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले
लगभग 15 वर्ष पहले सारे खगोलीय पिंड अर्थात तारे, ग्रह, गैलेक्सी, धूमकेतु सभी एक सघन पिंड के रूप में थे और कालक्रम के इस सघन पिंड में एक महास्फोट हुआ और तथा यह सभी पिंड अनेक ब्रह्मांड पदार्थों के रूप में दूर दूर छिटक गए, जिसे हम गैलेक्सी के रूप में देखते हैं। आज भी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, न कि संकोचन। गैलेक्सी महास्फोट के बाद ब्रह्मांड की कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया। एक केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते अरब तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। अनंतता 100 अरब गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी में लगभग 1000 तारे हैं और गैलेक्सी के केंद्र में ब्लज कहते हैं। ब्लज में तारों का घनत्व अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तारे एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है तथा घनत्व भी कम हो जाता है। आकाशगंगा या मंदाकिनी ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी आकाशगंगा है। हमारे सूर्य अर्थात सौरमंडल का मुखी जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे आकाशगंगा कहते हैं। सूर्य अपने 8 ग्रहों के साथ आकाशगंगा के केंद्र में चक्कर लगा रहा है। सूर्य 25 वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है और इसे ब्रह्मांड कहते हैं। चंद्रमा रहित आसमान में रात में सफेद रंग की धुंधली से चादर की एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। दक्षिण से उत्तर की ओर आकाशगंगा की ही कोई एक भुजा है जिसे मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा के पास स्थित सूचक नज़दीकी नाम एंड्रोमेडा है। ओरियन नेबुला आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। साइरस या डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा, परंतु यह रात में सूर्य की अनुपस्थिति में देखा जा सकता है। सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड चंद्रमा है तथा चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका कारण यह है कि तारे के पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, परंतु ग्रह किसी तारे से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं। प्रॉक्सी सेंचुरी सूर्य का सबसे नजदीक का तारा। ब्रह्मांडीय दूरी को नापने का मापक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय गई दूरी होती है, अर्थात 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर और 9.46 × 10⁻15 मीटर। उससे पहले 1609 में गैलेस्की ने दूरबीन की सहायता से रातों में तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से कहीं ऐसे तारों की खोज की जिन्हें नगीनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तारों में अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है। इनके ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन यह है। तारों में अपार मात्रा में हाइड्रोजन होता है तथा तारों का ईंधन होता है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करें तो ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन में उत्पन्न यही ऊर्जा तारों के ऊष्मा एवं प्रकाश के स्रोत होते हैं। He अपार ऊर्जा। किसी भी तारे का हाइड्रोजन एक समय ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा तथा नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाएगी तथा तारा अपना ऊष्मा एवं प्रकाश खो देगा तथा ठंडा हो जाएगा। अतः तारों को जीवन एक निश्चित अवधि का होता है। तारों के आकार का जीवन में व्युत्पन्न क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात बड़ा तारा का जीवन अवधि कम तथा छोटा तारा का जीवन अवधि अधिक होगा।
किसी तारे के जीवन की प्रारंभिक अवस्था में उसे हाइड्रोजन अपार मात्रा में रहता है, जिसके कारण नाभिक विसर्जन की क्रिया के तहत उसमें एवं प्रकाश भी अपार मात्रा में अस्तित्व होता रहता है, परंतु कालक्रम में हाइड्रोजन का मात्रा घटता है चला जाता है और तारा एक रंग की तारा का रंग भी बदलता चला जाता है और तारा का तापमान भी कम होता चला जाता है। जब किसी तारे का ऊष्मा समाप्त हो जाता है तो वह लाल हो जाता है, उसे लाल तारा या रेड जायंट कहते हैं। लाल तारा का बाहरी सतह फैलता रहता है तथा एक समय ऐसा होता है कि विस्फोट हो जाता है, इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। लाल तारा में सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान अगर सूर्य की द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम हो तो वह व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेतमान तारा एक ठंडा तारा होता है, परंतु कालक्रम में यह अत्यधिक ठंडा होने पर ब्लैक ड्वार्फ तारा बन जाता है, परंतु 1.44 से अधिक होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे से घटना में चला जाता है, अर्थात तारे का पूरा द्रव्यमान घनत्व एक बिंदु पर आकर ठहर जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व असीमित हो जाता है तथा जो कभी इतना अधिक हो जाता है कि अपना पूरा द्रव्यमान अपने अंदर समेट लेता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता, अतः इसी कारण इसका रंग काला हो जाता है। इसे ब्लैक होल या कृष्ण क्षेत्र या कृष्ण बल कहते हैं।